नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद आरिफ खान। आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। सिद्धार्थनगर जिले में समाजवादी पार्टी व भाजपा के सहयोगी अपना दल सोहरतगढ़ विधानसभा सीट से अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं कर पा रही है, जिससे असमंजस की स्थिति पूरे जिले में बनी हुई है। कल समाजवादी पार्टी ने एक सूची जारी की, जिसमें सोहरतगढ़ के मौजूदा विधायक चौधरी अमर सिंह को बांसी विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया गया है। सोहरतगढ़ विधानसभा सीट पर बनी असमंजस की स्थिति कब साफ होगी और क्या स्थिति होगी इस सीट पर, इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार रवि शुक्ला जी। तो आइए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और रवि शुक्ला जी से पहला सवाल करते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सोहरतगढ़ विधानसभा सीट में चौधरी अमर सिंह यहाँ के मौजूदा विधायक थे, उन्हें बांसी भेज दिया गया है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या चौधरी अमर सिंह बांसी में उस मजबूती से चुनाव लड़ पाएंगे जितना मजबूत वो सोहरतगढ़ विधानसभा सीट क्षेत्र में थे? सबसे पहले तो मैं पूर्वांचल खबर को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमें इस परिचर्चा में शामिल किया है। आपका जो सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत चर्चित भी है। कल रात से जब से सपा ने अपनी सूची जारी किया, बांसी से हमारे यहाँ सोहरतगढ़ के मौजूदा विधायक चौधरी अमर सिंह जी को बांसी भेज दिया लड़ने के लिए। समस्या देखिए, जब जो यहाँ पे मेहनत अभी कल तक उनके लोग यहाँ प्रचार कर रहे थे, सोहरतगढ़ में कल तक उनके लोग प्रचार कर रहे थे, बांसी उनके लिए एकदम नया है। अब वो अंदर की बात तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जो वास्तविकता है उनके जितने भी लोग थे वो लोग 302 से ही मेहनत कर रहे थे, सोहरतगढ़ से ही। अब बांसी में उतनी मजबूती तो कहीं से भी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वहाँ जो लाल जी या जो भी और लोग थे सपा से टिकट मांगने वाले, वो वहीं के मौजूदा लोग थे, वहीं के स्थानीय थे। तो जितनी अच्छी पकड़ उनका मतदाताओं के बीच में था, उतनी अच्छी पकड़ मेरे हिसाब से तो अमर सिंह का नहीं रहेगा। खैर, अब सपा ने टिकट दिया है, सपा का वहाँ कुछ अपना वोट भी है, यादव और मुस्लिमों का, और कुछ इनके जो है बिरादरी का भी वोट है वहाँ पे। तो देखिए, लड़ाई में तो रहना चाहिए। जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि प्रेमचंद कश्यप सोहरतगढ़ विधानसभा सीट में इस वक्त चर्चा में हैं। उनका कहना है कि सुभाषपा ने उनको हरी झंडी दे दी है, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी तक ना ही समाजवादी पार्टी ने ना ही सुभाषपा ने उनके उम्मीदवारी का ऐलान किया है। तो फिर ऐसे में सोशल मीडिया पर तमाम तरह की खबरें चलती हैं, उग्रसेन सिंह प्रत्याशी होंगे, जमील सिद्दीकी प्रत्याशी होंगे। तो सपा या सुभाषपा अपने प्रत्याशियों की आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं कर पा रही है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? आखिर क्या कारण है इसके पीछे कि दोनों पार्टियों के बीच में स्थिति साफ नहीं हो पा रही है? कल तक तो एक बार बहुत तेज चला, उग्रसेन सिंह यहाँ से टिकट पा गए सुभाषपा से। फिर शाम तक स्थिति क्लियर हुआ कि कहीं ऐसा कुछ नहीं है। प्रेमचंद निषाद ने कल जाकर के सुभाषपा प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिला भी किया। अब आधिकारिक घोषणा न तो किसी का लिस्ट आया है, न कहीं कुछ है। अब वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, अब ये तो ऊपर वाले ही जाने, जो उनके जो है शीर्ष नेतृत्व है सुभाषपा या सपा का। लेकिन अभी तक क्षेत्र में इस चीज़ का कौतूहल बना हुआ है कि वास्तविकता क्या है, कौन यहाँ से गठबंधन का प्रत्याशी होगा। खैर, 11 तारीख लास्ट डेट है नामांकन का, आज या कल में हो सकता है स्थिति साफ हो जाए। नामांकन का आखिरी दौर है, सोहरतगढ़ में अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं है। इससे क्या समाजवादी पार्टी को या सुभाषपा को अपना प्रत्याशी घोषित ना कर पाने के कारण नुकसान हो रहा है? आपको लगता है ऐसा कि प्रत्याशी का देरी से घोषित होना ये पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? वो तो निश्चित है। आप आज जो है आपका जो है 9 तारीख हो गया, 28 दिन का महीना है, 3 मार्च को आपका चुनाव है, 11 तारीख को लास्ट नामांकन का डेट है। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी प्रत्याशी ये घोषित करेंगे उनके लिए हर घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। 20 दिन का टोटल टाइम बचेगा, 20 दिन का भी नहीं बच रहा है। तो समस्या तो होगी। जो लोग जैसे सपा, कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पहले से घोषित हैं और वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर भी रहे हैं, तो अब जो भी नया प्रत्याशी आएगा उसके लिए समस्या तो होगी। प्रेमचंद निषाद मैनपुरी के रहने वाले हैं, सोहरतगढ़ में आए हैं, बाहरी मुद्दा बनेगा? बाहरी मुद्दा बन चुका है, बनेगा नहीं, बन चुका है।
चूँकि कुछ लोगों ने, कुछ पार्टियों ने सोहरतगढ़ को चारागाह समझ लिया है, चाहे जिसको भी वो उठा करके यहाँ थोप दे रहे हैं, क्योंकि अब मजबूरी मतदाताओं की, मतदाता करें क्या। लेकिन अब की बार ये मुद्दा रहेगा, बाहरी प्लस बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा रहेगा। आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि सोहरतगढ़ के वो मुद्दे क्या हैं जिन पर इस बार चुनाव होने वाले हैं, जनता क्या सोच रही है, मूड क्या है जनता का। देखिए, सोहरतगढ़ का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वह बाढ़। यहाँ का लगभग आधा क्षेत्र, सोहरतगढ़ का जो आधी आबादी है, वह बाढ़ से हर वर्ष पीड़ित रहती है। बाढ़ के उत्थान के लिए, बाढ़ से निदान के लिए लंबे लंबे वादे होते हैं, लेकिन पूरे 8 माह बाढ़ से बचाव के लिए कभी कोई अस्थायी प्रयास नहीं किया जाता। जब बाढ़ आती है तो लाई चूरा बांट करके अपना जो है काम का समापन कर लिया जाता है नेताओं के द्वारा। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा वो बाढ़ है। दूसरा मुद्दा, सोहरतगढ़ में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। यहाँ एक भी फैक्ट्री नहीं है, एक भी जो है उद्योग नहीं है। कई बार यहाँ पर चीनी मिल लगाने की बात सोहरतगढ़ में आई, लेकिन आज तक उसका कुछ हुआ नहीं। तो दूसरा जो मुद्दा है वह उद्योग का है। तीसरा मुद्दा है शिक्षा का है। बालिका विद्यालय न होना भी हमारे यहाँ जो है बालिकाओं को, अब कठेला क्षेत्र में आप देख लीजिए, कठेला क्षेत्र में भी इंटर कॉलेज नहीं है। 52 बूथ है, कई गांव उसमें जुड़े हुए हैं। तो बालिकाओं के लिए हाई स्कूल के बाद अपनी पढ़ाई को बंद करने की मजबूरी है। तो तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे अहम मुद्दा है, वो शिक्षा है। शिक्षा, बेरोजगारी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में काम ना हो पाना, ये सोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अपना दल, भाजपा की सहयोगी पार्टी है, वो भी अभी अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर पा रही है। आप पत्रकार हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, नेताओं से लगातार मिलते हैं। आपको क्या लगता है कि अपना दल से इस बार सोहरतगढ़ विधानसभा सीट से कौन आ रहा है कुछ? अब देखिए, 3 प्रत्याशियों का नाम चर्चा में है। पहले प्रत्याशी तो अपना दल के युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हेमंत चौधरी जी हैं। मिठवल ब्लॉक के प्रमुख प्रतिनिधि दशरथ चौधरी जी का नाम भी आ रहा है, और बढ़नी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सिद्धार्थ चौधरी जी का भी नाम आ रहा है। अब इन तीनों में चूँकि एक स्थानीय है, 2 बाहरी हैं, ये चर्चा भी है। अगर सिद्धार्थ चौधरी टिकट पाते हैं, चूँकि वह भाजपा में रह भी चुके हैं, एक बूथ के प्रभारियों से, बूथ अध्यक्षों से, सेक्टर अध्यक्षों से मिल भी चुके हैं, चूँकि वो पहले भाजपा से ही टिकट मांग रहे थे। और हेमंत चौधरी चूँकि वह अपना दल के बड़े नेता हैं, वह लगातार 5 साल क्षेत्र में भी चले हैं, उसमें कहने की बात नहीं है। तो अगर इन दोनों में कोई टिकट पाता है तो मजबूती से चुनाव लड़ेगा। सोशल मीडिया पर हमने देखा, वहाँ पर हमने एक पोस्ट किया अपने फेसबुक पेज पर, हमने राय जानना चाहा लोगों की। तो किसी ने लिखा कि समाजवादी पार्टी ने अमर सिंह चौधरी को बांसी भेजकर उनकी राजनीतिक हत्या कर दी। अमर सिंह चौधरी का बांसी जाना और सोहरतगढ़ में प्रेमचंद कश्यप का आना, मतलब समाजवादी पार्टी के लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है, ऐसा सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं। लेकिन इसी बीच प्रेमचंद निषाद ने अपना पर्चा भरा। उसके बाद समाजवादी पार्टी के कई लोगों की जो फेसबुक पोस्ट हैं वो हमने देखा, वहाँ पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं रविंद्र प्रताप और पप्पू चौधरी, उनके पक्ष में हमने पोस्ट देखा। तो आपको लगता है कि प्रेमचंद निषाद यहाँ से प्रत्याशी होंगे तो पप्पू चौधरी को इससे फ़ायदा होगा? निश्चित है, क्योंकि प्रेमचंद निषाद का हर गांव में पहुंचना, हर लोगों से मिलना, सपा के कार्यकर्ताओं, सपा के बूथ प्रभारियों, सपा के सेक्टर प्रभारियों से मिलना बड़ा मुश्किल है, समय कम है। और सपा का यहाँ अपना कैंडिडेट न घोषित करना भी, देखिए हम लोग जो पहले चर्चाएं थी, सपा मजबूत थी यहाँ पर ज़िले में, लेकिन टिकट वितरण के बाद सपा की वो स्थिति नहीं रह गई है जो आज के लगभग 1-1.5 महीना पहले थी। तो नुकसान तो सपा का होना निश्चित है अगर प्रेमचंद निषाद ही चुनाव लड़े तो। अगर सपा का कोई कैंडिडेट आता है तो बात दूसरी है, और उसका फ़ायदा तो पप्पू चौधरी को या राधा रमण को मिलना तय है, क्योंकि वो लोकल प्रत्याशी हैं, लोगों से टच में रहते हैं, तो दोनों लोगों को फ़ायदा मिलना तय है। कुछ लोग उनकी तरफ जाएंगे, कुछ लोग उनकी तरफ जाएंगे। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्ष हैं मायावती जी, उन्होंने अभी तक यूपी विधानसभा के लिए एक भी रैली नहीं की, और उनके प्रत्याशी हैं राधा रमण जी सोहरतगढ़ विधानसभा सीट से। तो बसपा को आप सोहरतगढ़ में कहाँ देखते हैं? बसपा, देखिए, बसपा का अपना वोट बैंक है,
बसपा का अपना वोट बैंक है। और मायावती जी ने राधा रमण जी को टिकट इसी बेस पर दिया चूँकि यहाँ ब्राह्मण लगभग 50,000 की संख्या में है, और मायावती जी को लगा होगा या बसपा के शीर्ष नेतृत्व को लगा होगा कि अगर ब्राह्मण भी बसपा के साथ आ जाए तो यह सीट आसानी से निकल सकती है। चूँकि इसके पहले के लगभग 4 विधानसभा चुनाव में बसपा ने यहाँ मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा, वो लोग लड़े दमदारी से लेकिन चुनाव नहीं निकाल सके। और शोहरतगढ़ के बारे में एक यह अफवाह भी है, एक यह कहावत भी है कि यहाँ मुस्लिम प्रत्याशी का चुनाव जीतना मुश्किल है। तो हो सकता है उसी के कारण मायावती जी ने यहाँ मुस्लिम प्रत्याशी न लड़ाकर 5वीं बार लगातार एक ब्राह्मण प्रत्याशी को लड़ाया। अगर ब्राह्मणों ने, जो ब्राह्मण मतदाता हैं 50,000 की लगभग संख्या में, अगर उन्होंने साथ दिया राधा रमण जी का तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि यहाँ से पहली बार बसपा का प्रत्याशी विधानसभा पहुँचे। आज़ाद समाज पार्टी दलितों की राजनीति करती है, मायावती जी भी दलितों की राजनीति करती हैं। आज़ाद समाज पार्टी ने भी शोहरतगढ़ विधानसभा सीट से डॉक्टर सरफराज अंसारी के रूप में अपना प्रत्याशी उतार दिया है। क्या आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, मायावती की वोट बैंक जो दलितों का वोट बैंक है उसमें सेंध लगा पाएगी? अब देखिए, डॉक्टर सरफराज अंसारी जी कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, काफ़ी मेहनत भी उन्होंने किया, लगभग हर गांव में वो गए भी, और चूँकि पढ़े लिखे हैं, चिकित्सक हैं, तो बातचीत से उन्होंने अपना प्रभाव भी डाला। अब उनका कांग्रेस से टिकट मिला नहीं तो उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से कल अपना पर्चा दाखिला किया। अब यहाँ पे जो भी वोट उन्हें मिलना है वह उनके व्यक्तिगत व्यवहार पर मिलना है। आज़ाद समाज पार्टी का शोहरतगढ़ विधानसभा में कोई भी जनाधार नहीं है। हाँ, कुछ कार्यकर्ता उनके हैं, लेकिन इससे यह नहीं कहा जा सकता कि वह बसपा का बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे नुकसान, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान करने की आशा नहीं है। सोशल मीडिया पर हमने कई सारे पोस्ट देखे जिसमें ये कहा गया कि समाजवादी पार्टी यदि सुभाषपा को ये सीट देती है तो यहाँ की लड़ाई अपना दल और कांग्रेस के बीच होगी। ऐसा आपको लगता है? यहाँ पर अगर सुभाषपा टिकट पाएगी तो यहाँ पर लड़ाई त्रिकोणीय होगी, आमने सामने की लड़ाई नहीं। उसमें देखिए, बसपा को आप कम में मत आंकिए, क्योंकि उनके पास, अगर किसी के पास अपना जनाधार है, अपना एक वोट बैंक है, तो वह बसपा और भाजपा ही है। तो बसपा को आप कमतर में मत आंकिए, क्योंकि अब बसपा की लड़ाई ब्राह्मणों के ऊपर, अगर ब्राह्मण मतदाता उन पर फिदा हुए तो अब लड़ाई में बसपा है। त्रिकोणीय लड़ाई रहेगी, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। आपने बात किया था बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है सबसे ज़्यादा बढ़नी ब्लॉक में खैरी शीतल प्रसाद। आपने रिपोर्टिंग भी बहुत दमदार तरीके से उस गांव, उस क्षेत्र के लिए की है। वहाँ जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गए थे, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री गए वहाँ पर उस प्रकार से काम नहीं हो पाया। तो वहाँ के लोगों के बीच में आप बराबर जाते रहते हैं, उनकी समस्याओं को मैंने देखा है कि आपकी रिपोर्टिंग जो है लगातार वहाँ के लिए होती रहती है। तो वहाँ के लोगों की राय क्या है? क्योंकि 2017 में मुख्यमंत्री जी भी गए थे, तो क्या उससे कोई फर्क पड़ा है? वहाँ के लोग इस बार क्या सोच रहे हैं? देखिए, 2017 में जब बाढ़ आई, विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छी पहल किया। उस गांव में गए हुए बाढ़ पीड़ितों से उन्होंने मिला, लेकिन उसका कोई फ़ायदा ग्रामीणों को नहीं मिला। जो बाढ़ पीड़ित हैं, मैं तो आप भी जानते हैं, लगातार जब भी बाढ़ आई होगी तो लोगों ने सबसे पहले मुझे ही फ़ोन किया, और मैं गया भी, चाहे वह नाव से जाना हुआ, चाहे वह पैदल जाना हुआ, चाहे जैसे जाना हुआ, हम लोग गए और वहाँ की समस्याओं को प्रशासन तक पहुँचाने का काम भी हम लोगों ने किया। लेकिन जो भी राहत सामग्री मिला केवल बाढ़ तक, बाढ़ के न बाद कुछ हुआ न बाढ़ के पहले कुछ हुआ। कटान, आप तौलेवा चले जाइए, वहाँ इटैया और बालानगर के बीच में जो नदी बही है बूढ़ी राप्ती, वहाँ कटान हो चुका, नदी ने पूरी रोड को काट दिया। आप मटियार और जुंगावा के बीच में 50 सीमेंट के बोल्डर बना करके रखे हुए हैं, लेकिन प्रशासन उसे नदी में डालने की जहमत नहीं उठा रही है। अगर शायद वह डाल दें तो एक तरह से वह कटान क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए। पैसा आ रहा है, वहाँ पर करते क्या है, लाखों रुपए कटान क्षेत्रों में, जो रोड के किनारे नदी बही है, वहाँ रोड को कटान से बचाने के लिए मिट्टी डालते हैं, उसमें ईंटा डाल करके लाखों रुपए हर साल खर्च कर देते हैं। अगर वही एक बार अस्थायी उपाय उसका किया जाए तो शायद इतना रुपया न तो प्रशासन को खर्च करना पड़े और न इतना दिक्कत बाढ़ पीड़ितों को हो। और वहाँ के जो लोगों का रुझान है, देखिए, जो ग्रामीण इलाकों में अभी भी जब हम लोग गांव में जाते हैं, बात करते हैं, तो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का बड़ा असर है।
जो चाहे वह राशन हो, चाहे वह आवास हो, चाहे वह किसी भी चीज़ के असर वहाँ पे है। भाजपा का असर गांव में आप नकार नहीं सकते है। और चूंकि वह निषाद बाहुल्य गांव है, केवल बाहुल्य गांव है, प्रेमचंद निषाद चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित है कि उसमें भाजपा को नुकसान होना तय है वहाँ से। अब प्रेमचंद निषाद जी कितना मेहनत कर पाते हैं, या जो भी अपना दल या भाजपा से आए वह कितना मेहनत कर पाता है, ये तो भविष्य के गर्त में है। वह कितना फ़ायदा पाएगा, कितना उसका नुकसान होगा। जी, जिस तरह से केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, मुफ्त राशन कर दिया, श्रम कार्ड बना, उसका 1000 रुपया खाते में डाला गया, किसान सम्मान निधि का इसी बीच पैसा आया, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये सारी योजनाओं का जो उन्हें लगातार लाभ मिला, इसका असर क्या दिखता है आपको? देखिए, ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन चूंकि हम लोग गांव में रहते हैं, गांव की रिपोर्टिंग करते हैं, गांव में इसका असर है। चाहे वह शौचालय हो, चाहे वह पशु शेड हो, चाहे आवास हो, चाहे मुफ्त राशन वितरण हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे ये जो श्रम कार्ड वाला आया है 1,000 रुपये, इसका असर तो है गांव में। गांव की जनता अभी भी बड़े मतलब एक आशा भरी निगाहों से भाजपा की तरफ देख रही है। अब वोटिंग के समय क्या असर होता है, ये तो अभी चूंकि दूरी है, अभी 20 दिन का टाइम है, आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा क्या होगा। ये ऐसा कहा जाता है कि जो योजनाएं हैं, मुफ्त राशन है और श्रम कार्ड वाला जो योजना आया, इन सब के आगे जो महंगाई का मुद्दा है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में फेल हो रहा है और भाजपा को इससे फ़ायदा होता दिख रहा है। सही है, क्योंकि गांव में महंगाई का असर तो है, सही है, महंगाई का असर है, लेकिन ये सारी योजनाएं जो हैं ये इसके सामने, हाँ, इसके सामने जो केंद्र या प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके सामने ये दोनों जो आप मुद्दे बताए, ये दोनों फेल हो रहे हैं। 2022 के इस चुनाव में सिद्धार्थनगर जिले के 5 विधानसभा सीटों पर किसका माहौल बढ़िया है और किसकी सीटें आने वाली हैं इस बार, क्या लगता है आपको? अब देखिए, सोहरतगढ़ में तो अभी चूंकि प्रत्याशी ही नहीं घोषित है, तो इसलिए लड़ाई के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। जब प्रत्याशी घोषित हो जाएगा, आप कपिलवस्तु चले जाइए, कपिलवस्तु में सीधे सीधे आमने सामने की लड़ाई है। विजय पासवान जी जो भूतपूर्व विधायक रह चुके हैं और मौजूदा विधायक श्यामधनी राही जी, दोनों लोगों में आमने सामने की लड़ाई है। अब देखिए जनता क्या करती है। आप चले जाइए, इसके बाद बासी में अमर सिंह चौधरी अभी कल जो है प्रत्याशी घोषित हुए सपा से। राजा साहब जो वहाँ पे जो है कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। किरण शुक्ला जी कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और राधेश्याम पांडे जी ये बसपा से प्रत्याशी, क्योंकि ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है वो, और इसी को देख करके दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस और बसपा ने वहाँ ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा है। लेकिन ये दोनों प्रत्याशी बहुत ज़्यादा असर कर नहीं पा रहे हैं। जो कल से हम लोग फेसबुक देख रहे हैं, ब्राह्मणों का अभी भी रुझान राजा साहब की तरफ बना हुआ है, तो इसलिए आशा यही कि लड़ाई बहुत ज़्यादा टफ वहाँ रहने वाली नहीं है। डुमरियागंज में लड़ाई बहुत टफ है। डुमरियागंज में चूँकि अशोक तिवारी जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके भाई जीपी तिवारी जी पहले भी 3-4 बार विधायक रह चुके हैं। राघवेंद्र जी ने काम बहुत किया है और विरोध उनका एक विशेष धर्म के द्वारा जो विरोध उनका है। सैयदा जी टिकट पा चुके, लड़ाई वहाँ पर टफ है। इटवा में भी वही हाल है। इटवा में हरिशंकर सिंह जी का असर बताइए। हरिशंकर सिंह जी वो भाजपा से बगावत करके आए हैं, उनका आरोप है कि भाजपा में उन्हें उपेक्षित रखा गया और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जो है उनका सम्मान नहीं किया गया, उन्हें ब्लॉक प्रमुख बनने नहीं दिया गया, और उन्होंने सीधा सीधा आरोप